topic है standard electrode potential. The concept of electrode potential is very important to understand the electrochemistry. अगर आपको electrode potential का concept नहीं आता so आप electrochemistry नहीं समझ सकते. In this lecture I will try to cover the concept of electrode potential and will also explain why we need a reference electrode to measure the electrode potential. So start करते हैं. Consider हमारे पास एक जिंक रॉड है, राइट? हमने इसको 1 मोलर जिंक सल्फेट सोल्यूशन में डिप किया, राइट? अभी चूंकि हमारे पास जिंक सल्फेट 1 मोलर है तो हमारे पास 1 मोलर जिंक आयन सोल्यूशन में होगा और 1 मोलर सल्फेट आयन सोल्यूशन में मौजूद होगा. नाउ चूंकि यहाँ पे जिंक मेटल और जिंक आयन दोनों कांटेक्ट में है तो हमारे पास जिंक न्यूट्रल भी है और जिंक आयन भी है. तो दो किस्म के रिएक्शन दो किस्म के रिएक्शन पॉसिबल है. फर्स्ट रिएक्शन कौन सा पॉसिबल है कि जिंक रॉड से जिंक एटम ऑक्सीडाइज होगा और जिंक आयन बनाएंगे प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बनाएंगे, राइट? तो जब जिंक रॉड से एटम जिंक आयन बनाएगा तो जिंक आयन कहाँ आएगा? सोल्यूशन में. सोल्यूशन में क्यों आएगा? चूंकि आयंस आर मोर स्टेबल इन सॉल्वेंट एज कंपेयर टू ऑन द रॉड, राइट? तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा. दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि जिंक आयन इन द सोल्यूशन टेक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द जिंक रॉड और हमारे पास क्या बन जाए? जिंक न्यूट्रल एटम बन जाए और यहाँ जिंक पे डिपॉजिट हो जाए. तो ये दोनों पॉसिबिलिटी है. अब कौन सा रिएक्शन ज़्यादा रेट से होगा? तो इट विल डिपेंड ऑन द टेंडेंसी ऑफ जिंक. जिंक की टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन इजीली लॉस करता है एज कंपेयर टू वो इलेक्ट्रॉन गेन करें. मतलब जिंक की ऑक्सीडेशन इजी है और जिंक की रिडक्शन मुश्किल है. तो मतलब है कि हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन ज़्यादा प्रोबेबल है, राइट? तो अब यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की बात है कि जब जिंक एटम फ्रॉम द रॉड आयोनाइज एंड इट फॉर्म 2 इलेक्ट्रॉन एंड जिंक आयन. जिंक आयन तो सोल्यूशन में आ जाएगा. ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे? तो 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास रॉड पे रह जाएंगे. सिमिलरली दूसरा एटम आयोनाइज होगा तो उसके इलेक्ट्रॉन भी रॉड पे रह जाएंगे. तो मतलब ये रिएक्शन जितना प्रोसीड होगा उतना जिंक रॉड पे माइनस चार्ज आएगा, राइट? क्योंकि ये रॉड तो पहले न्यूट्रल था, अभी इसमें आयंस निकल गए और इसके इलेक्ट्रॉन रह गए रॉड में तो इस पे माइनस चार्ज आएगा. तो इसका मतलब है कि जिंक रॉड डिजॉल्व होगा, आयन सोल्यूशन में आएंगे और इस पे माइनस चार्ज डेवलप होगा. नाउ द क्वेश्चन अराइज कि अगर हमारे पास 10 ग्राम जिंक रॉड है तो वो सारा के सारा डिजॉल्व होगा? तो इसका आंसर है नो. जब जिंक पे माइनस चार्ज आएगा तो इस पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी. तो एक खास हद तक क्या होगा? उसके बाद जिंक आयन इन सोल्यूशन क्या करेगा? जिंक रॉड से, चूंकि अभी जिंक पे माइनस चार्ज ज़्यादा होगा तो इजीली ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो इलेक्ट्रॉन लेके जिंक एटम बनेगा. तो देखे ये रिएक्शन क्या है? रिवर्सिबल है. जिंक पहले क्या बनाता है? जिंक आयन बनाएगा, जिंक प्लस प्लस बनाएगा और प्लस हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन बनाएगा. आफ्टर सम टाइम जिंक आयन फिर 2 इलेक्ट्रॉन लेके जिंक एटम बनाएगा. तो एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगी, राइट? तो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होने के बाद जितने जिंक एटम जिंक आयन बनाते हैं और इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं जिंक रॉड पे, उतने ही जिंक आयंस फ्रॉम सोल्यूशन इलेक्ट्रॉन गेन करके जिंक एटम बनाएगा. तो यहाँ पे क्या होगा? जिंक पे माइनस चार्ज भी कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि वो फर्दर इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगा, राइट? तो इस सिनारियो को मैंने यहाँ पे इस तरह ड्रॉ किया है. जिंक पे माइनस चार्ज आएगा एज आई एक्सप्लेन. जब इस पे माइनस चार्ज आएगा तो सोल्यूशन में जो प्लस चार्ज है जो कि जिंक प्लस प्लस की शक्ल में है वो क्या करेगा? जिंक रॉड के इर्द गिर्द एक लेयर बनाएगा. तो यहाँ पे देखें जिंक पे माइनस चार्ज है और सोल्यूशन जो इसके साथ कांटेक्ट है उस पे प्लस चार्ज है.
तो एक चार्ज सेपरेशन हमारे पास हो गई, राइट। अभी यहाँ पे माइनस चार्ज है, यहाँ पे प्लस, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया है ना। सो इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, राइट। तो इसका मतलब है जब हम किसी एक्सक्यूज मी, जब हम किसी मेटल रॉड को इसके सॉल्यूशन में रखते हैं जिसमें इसके अपने ही आयंस हो, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है, एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है जिसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। नाउ ए क्वेश्चन अराइज कि हमेशा मेटल रॉड पे माइनस चार्ज आएगा और इसके इर्द गिर्द सोल्यूशन पे प्लस चार्ज, तो इसका आंसर है कि नो। बाज़ मेटल ऐसे भी है जब आप इसको सोल्यूशन में डिप करते हैं और उसमें उसी के आयंस पाए जाते हैं तो इस पर प्लस चार्ज आता है, जिस तरह कापर है। कापर को अगर हम कापर सल्फेट सोल्यूशन में डिप करें तो क्या होगा, कापर पे हमारे पास प्लस चार्ज आएगा। किस तरह देखें, यू कैन सी है कापर भी यहाँ मौजूद है जिस तरह जिंक है इन फॉर्म ऑफ रॉड, और कापर आयंस भी मौजूद है सोल्यूशन में। तो दोनों पॉसिबिलिटी है, या कापर ऑक्सीडाइज होकर 2 इलेक्ट्रॉन बनाएगा और आयंस बनाएगा और आयंस हमारे पास सोल्यूशन में आएंगे, राइट। या दूसरी पॉसिबिलिटी है कि कापर इलेक्ट्रोड से 2 इलेक्ट्रॉन लेके हमारे पास कापर मेटल बनाए, मतलब रिडक्शन हो। दोनों पॉसिबिलिटी है, कौन सा रिएक्शन ज़्यादा प्रोबेबल है वो डिपेंड करता है कापर की टेंडेंसी पर। तो कापर की टेंडेंसी क्या है कि इट कैन गेन इलेक्ट्रॉन मोर इजीली एज कंपेयर टू इट लॉस इलेक्ट्रॉन, मतलब कापर की रिडक्शन इजी है एज कंपेयर टू इट्स ऑक्सीडेशन। तो सेकंड रिएक्शन हमारे पास मोर प्रोबेबल है, मतलब इसका रेट ज़्यादा होगा और इसका कम होगा। तो मतलब एक्सक्यूज मी, कापर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, राइट, एज कंपेयर टू गेनिंग। सो यहाँ पे हमारे पास प्लस चार्ज बन जाएगा। जब प्लस चार्ज बन जाए, चूंकि कापर मेटल ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, राइट, ये वाला रिएक्शन होगा, राइट। सो आफ्टर सम टाइम जब यहाँ पे प्लस चार्ज बढ़ जाए तो ये फर्दर इलेक्ट्रॉन लॉस करने के काबिल नहीं होगा। फिर क्या होगा, कापर प्लस चार्ज को दोबारा एक खास हद से कम करने के लिए कापर जो मेटल में है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करके कापर आयन बनाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन रॉड में रहेंगे तो वो बैलेंस होगा। मतलब एक खास हद तक के बाद पॉजिटिव चार्ज नहीं बढ़ेगा तो ये दोनों रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। इक्विलिब्रियम में आएंगे तो कापर पे प्लस चार्ज भी कांस्टेंट होगा और इसके इर्द गिर्द इस तरह इस पे प्लस चार्ज एक कांस्टेंट आएगा और इसके इर्द गिर्द चूंकि ये प्लस चार्ज है तो सल्फेट हमारे पास आयंस इसके इर्द गिर्द हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी देखें, रॉड पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, तो एक पोटेंशियल हमारे पास डेवलप हो गई, राइट। तो इसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। सो यू कैन सी यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, व्हेन ए मेटल इज प्लेस्ड इन ए सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयंस ए पोटेंशियल डिफरेंस इज डेवलप कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, राइट। बहुत आसान है कि आप किसी मेटल को अपने ही आयंस में डिप करें तो एक कांस्टेंट पोटेंशियल डेवलप होगा, इसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, पहला नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, वो तो आपने देखा कि कापर का रिडक्शन हुआ है, पॉजिटिव कापर पे आया है, जिंक पे नेगेटिव आया है। बाज़ ऐसे मेटल होंगे कि 2 मेटल ऐसे होंगे कि दोनों पे नेगेटिव आता होगा, लेकिन एक पे ज़्यादा आता होगा दूसरे पे कम। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे डिपेंड करता है। दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन पे, मतलब क्या है कि यहाँ पे देखें, अगर मैं जिंक को 1 मोलर सोल्यूशन में जिंक सल्फेट में ऐड करूं और इसको फिर वही सी रॉड को 2 मोलर में, तो क्या सेम पोटेंशियल डेवलप होगा, तो आंसर है नो।
जितना आप कंसंट्रेशन ज़्यादा करते जाएंगे उतना पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा होगा। मतलब क्या है हमारे पास कि हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन पे डिपेंड्स करता है। थर्ड हमारे पास टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन है। टेम्परेचर आप वेरी करें तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी चेंज होता है, राइट। तो इसका मतलब है कि आप को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की ज़रूरत होगी। मतलब क्या है कि द पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड when it is placed in 1 molar solution of its ion at 25 सेंटीग्रेड। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तब होगा जब आप किसी रॉड को 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयंस डिप करें और टेम्परेचर ऑफ 25 सेंटीग्रेड रखें। मतलब अब आप स्टैंडर्ड कंडीशन पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम करें तो इसको हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। केमिस्ट्री में मोस्टली हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हैं। नाउ एक बहुत अहम टॉपिक यहाँ पे राइज होता है, वो क्या है कि लेट्स से हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को जिस इंस्ट्रूमेंट से मालूम करते हैं उसको हम वोल्ट मीटर कहते हैं। वोल्ट मीटर तब आपको पोटेंशियल देगा जब उससे करंट पास हो एक खास पोटेंशियल के नतीजे में, राइट। तो उस करंट से वो मालूम करता है कि कितना पोटेंशियल क्रिएट हुआ है। नाउ यहाँ सिंगल इलेक्ट्रोड में एक तरफ हमारे पास मेटल इलेक्ट्रोड होता है लेकिन दूसरी तरफ सोल्यूशन होता है। तो सोल्यूशन के साथ आप वायर को कनेक्ट करें तो करंट पास नहीं होगा। तो करंट पास नहीं होगा तो आप पोटेंशियल मालूम नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि सोल्यूशन का पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं होता, मेटल इलेक्ट्रोड का कांस्टेंट होता है थ्रू आउट। आप इस पॉइंट पे मालूम करें, इस पॉइंट पे सबका सेम होगा। सोल्यूशन में इस पॉइंट पे एक होगा, इस पॉइंट पे दूसरा होगा, इस पॉइंट पे क्योंकि चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज कहीं ज़्यादा होंगे, कहीं प्लस चार्ज ज़्यादा होगा, कहीं माइनस ज़्यादा होगा, तो कांस्टेंट पोटेंशियल नहीं होगा। तो इस वजह से हम सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मालूम नहीं कर सकते। सो क्वेश्चन अराइज कि हम सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल किस तरह मालूम करेंगे। तो आंसर है, अगर आप करंट पास करना चाहते हैं तो फॉर एग्जांपल जिंक और कॉपर की मैं बात करता हूं, तो जिंक को 1 मोलर जिंक सल्फेट में डिप करें, कॉपर को 1 मोलर कॉपर सल्फेट में डिप करें और दोनों को एक्सटर्नल वायर से कनेक्ट करें तो इससे इलेक्ट्रिसिटी पास होगी और पोटेंशियल रिकॉर्ड करें। लेकिन यहाँ मसला ये है कि यहाँ हमें जिंक और कॉपर का एब्सोल्यूट पोटेंशियल नहीं है। वोल्टमीटर हमें दोनों पोटेंशियल का डिफरेंस रिकॉर्ड करता है कि जिंक और कॉपर के पोटेंशियल में डिफरेंस कितना है, हमें एब्सोल्यूट पोटेंशियल रिकॉर्ड नहीं करता। तो हम इस सेटअप से भी जिंक या कॉपर या भी किसी भी दूसरे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मालूम नहीं कर सकते। तो इसके लिए कंसेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिराइव किया गया है। अब अगर हमें एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मालूम हो तो इसकी मदद से हम दूसरे का मालूम कर सकते हैं। अब क्वेश्चन है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास 60 मेटल्स हैं, तो किस का हमें पता होगा, किसी का भी पता ना होगा। तो इसलिए हम आर्बिट्ररी एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का पोटेंशियल लेंगे स्टैंडर्ड और फिर उसको कंपेयर करेंगे बाकियों से, राइट। इसके लिए हमने क्या किया है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, एक वर्टिकल ग्लास ट्यूब है जिसके एक तरफ एक इनलेट है जिसमें हाइड्रोजन गैस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे डाला जाता है। नाउ एक वायर होता है जिसके साथ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लेटिनम अटैच होता है। ये एक इनर्ट इलेक्ट्रोड का काम करता है। नाउ इस सिस्टम को एक बीकर में डिप किया जाता है जिसमें 1 मोलर HCl होता है, जिसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास 1 मोलर हाइड्रोजन H+ होंगे और 1 मोलर क्लोरीन होगा और साथ 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे H2 गैस होगा, राइट। नाउ इस सोल्यूशन में देखिए H+ भी मौजूद है, इलेक्ट्रॉन भी मौजूद, सॉरी इलेक्ट्रॉन तो अभी मौजूद नहीं है इसको करा, और H2 भी मौजूद है, राइट।
अब दो पॉसिबिलिटी, एक पॉसिबिलिटी ये है कि 2H+ दो इलेक्ट्रॉन गेन करके H2 बनाए और रिडक्शन हो। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि H2 दो इलेक्ट्रॉन लॉस करके H+ बनाए, राइट। तो यहाँ हाइड्रोजन की रिडक्शन भी होती है और ऑक्सीडेशन भी, राइट। अभी इसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को इसको शी कहते हैं, इसको एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेते हैं। अभी इसका स्टैंडर्ड स्टेट पे इसका पोटेंशियल ऑक्सीडेशन का भी, ई ऑक्सीडेशन का भी और ई रिडक्शन का भी ज़ीरो लिया जाता है। मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 1 मोलर सोल्यूशन के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल ज़ीरो है, इसको आर्बिट्ररी ज़ीरो लिया जाता है एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो अब अगर हम जिंक इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल मालूम करना चाहते हैं तो इसको हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करेंगे। अब जो पोटेंशियल रिकॉर्ड होगा वो असल में किसका होगा, वो असल में किसका होगा, जिंक का होगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमने ज़ीरो लिया है, राइट। तो चूंकि एक हमने आर्बिट्रेरीली ज़ीरो लिया है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हमारे पास जिंक का होगा। तो हम क्या करेंगे, अगर जिंक का पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो हम इसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करेंगे। वोल्टमीटर आपको जो भी रीडिंग देगा असल में वो जिंक का होगा, चूँकि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन का हमने ज़ीरो लिया है। इज़ इट क्लियर। अब अगर कॉपर का मालूम करना होगा तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जिंक की बजाय कॉपर कनेक्ट करेंगे। अब अगर आपने सिल्वर का मालूम करना है तो यहाँ पे कॉपर की जगह Ag इलेक्ट्रोड पेट करेंगे। तो जो भी पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ रिकॉर्ड होगा तो वो असल में उस इलेक्ट्रोड का होगा, चूँकि यहाँ पे हमने ई ऑक्सीडेशन और ई रिडक्शन दोनों हमने हाइड्रोजन का क्या लिया है, ज़ीरो वोल्ट लिया है। इज़ इट क्लियर। सो समराइज करता हूँ, चूँकि हम सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक्सपेरिमेंटली नहीं मालूम कर सकते तो हमें ज़रूर इसको हमें किसी दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करना होगा। नाउ वोल्टमीटर जो हमें वैल्यू देगा वो हमें कौन सा वैल्यू देगा, दोनों की पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू देगा, हमें एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं देगा। तो इसलिए हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड की ज़रूरत होती है, इसलिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को डिराइव किया गया है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 1 मोलर सोल्यूशन के लिए एट 25 सेंटीग्रेड ज़ीरो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल लिया गया है आर्बिट्ररीली। सो अब अगर हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को किसी दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस रिकॉर्ड होगा वो असल में उस मेटल्स का होगा, चूँकि हाइड्रोजन का हमने नॉन ज़ीरो लिया है। इज़ इट क्लियर। तो यही बेसिक कंसेप्ट है। तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड की डिफिनीशन क्या होगी, चूँकि रेफरेंस इलेक्ट्रोड की मदद से आप क्या करते हैं, दूसरे इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम करते हैं। तो इसलिए रेफरेंस इलेक्ट्रोड की डिफिनीशन क्या होगी, एन इलेक्ट्रोड against which the electrode potential of others electrodes are measured, right। अब देखें इस लेवल को, यहाँ पे लिथियम का अगेंस्ट हाइड्रोजन मालूम किया है, फिर पोटेशियम का, फिर कैल्शियम का, फिर सोडियम का, फिर प्लेटिनम का, फिर जिंक का। चूँकि एक तरफ आप स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले, दूसरे तरफ आप जिस इलेक्ट्रोड का मेजर करना चाहते हैं, तो सारे इलेक्ट्रोड सारे मेटल्स का अपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम किया है विद रेफरेंस टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और इसको एक टेबल की शक्ल में
लिखा है। बहुत आसान बात है कि एक टेबल की शक्ल में लिखा है ना। यहाँ पे देखे कि यहाँ पे सारे रिएक्शन कौन से हैं, ऑक्सीडेशन। सारे रिएक्शन कौन से हैं, ऑक्सीडेशन है। देखिए इलेक्ट्रॉन लॉस क्या है, मतलब ये टेबल क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स measured against standard हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, राइट। यहाँ पे आप देखेंगे कि बाज एलिमेंट्स का, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिल्वर देखें, सिल्वर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस में लिखा है। यहाँ पे एसएन का लिखें, देखें उसका भी माइनस में लिखा है। यहाँ पे पीबी का देखें, उसका पीबी का 0.126 प्लस लिखा है। हाइड्रोजन का यहाँ पे देखें 0, एक्सक्यूज मी, यहाँ पे 0 लिखा है। तो यहाँ पे जिंक देखें तो यहाँ पे प्लस लिखा है, राइट। तो मतलब सारों का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा है, बास का प्लस बास का माइनस क्यों लिखा है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है। अगर आप किसी इलेक्ट्रोड को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो कि ये है इसके साथ कनेक्ट करें, राइट, थोड़ा सा छोटा करना होता है। अगर उस मेटल का ऑक्सीडेशन हो और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, अगर उस मेटल का ऑक्सीडेशन होगा तो ज़रूर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का क्या होगा, रिडक्शन होगा, राइट। अगर उस मेटल का रिडक्शन हो तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन होगा। अगर किसी भी मेटल का स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के मुकाबले में ऑक्सीडेशन हो तो हम उसके ऑक्सीडेशन को पॉजिटिव वैल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर किसी भी मेटल का हाइड्रोजन के मुकाबले में रिडक्शन हो तो उसके रिडक्शन को हम पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करेंगे और उसके ऑक्सीडेशन को माइनस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जिंक की स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अगेंस्ट ऑक्सीडेशन होती है तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हमारे पास यहाँ पे रिडक्शन होगी, तो जिंक की ऑक्सीडेशन हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है। सो अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है तो इसकी रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगी, नेगेटिव होगी। सिमिलरली कॉपर को देखें तो कॉपर की हाइड्रोजन के मुकाबले में रिडक्शन होती है, राइट। सो कॉपर बनाएगा, तो इसका मतलब है अगर इसकी रिडक्शन होगी तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की ऑक्सीडेशन होगी H2, सो ये क्या बनाएगा 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब है कि कॉपर की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो मालूम किया है वो पॉजिटिव होगा, तो इसकी रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा हाइड्रोजन के अगेंस्ट, तो इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव होगी। तो अगर आप उस चार्ट में देखें तो कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव लिखा होगा और इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव होगा, राइट। देखें इसमें यहाँ पे देखें जिंक का ऑक्सीडेशन लिखा है तो ये ज़रूर पॉजिटिव होगा। देखें 0.762, राइट। अब कॉपर देखें, कॉपर किधर है, यस ये वाला कॉपर है। कॉपर का चूंकि रिडक्शन हमारे पास पॉजिटिव है तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन लिखा है तो ऑक्सीडेशन उसका नेगेटिव होगा। एक बात याद रखें, अगर किसी एलिमेंट का हाइड्रोजन के अगेंस्ट ऑक्सीडेशन होता है तो उसका ऑक्सीडेशन पॉजिटिव हो, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव लिखा गया होगा और रिडक्शन नेगेटिव। तो ये बात भी याद रखने की है कि जिस पोटेंशियल पे ऑक्सीडेशन होगा उसी पोटेंशियल पे रिडक्शन होगा, लेकिन अगर ऑक्सीडेशन पॉजिटिव है तो इसकी रिडक्शन नेगेटिव होगी, अगर उसकी रिडक्शन नेगेटिव है तो ऑक्सीडेशन पॉजिटिव होगी। सिर्फ ये बात याद रखें। एक और बात याद करने की क्या है कि जितना इजीली किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो उतना मुश्किल उसका रिडक्शन होगा, राइट।
जितना इजीली वो इलेक्ट्रॉन लॉस करे उतना मुश्किल वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, राइट। तो इससे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज डिराइव करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।